गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। आज हम 8th क्लास हिस्ट्री हमारे अतीत का सेकंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ेंगे। इसके पीछे 2 वीडियो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज ये 3rd वीडियो क्लास है। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। अब 19वीं सदी जब स्टार्ट हुई, ठीक है, तब से ही कंपनी क्या कर रही थी, अपना क्षेत्रीय विस्तार कर रही थी, यानी कि अलग अलग रियासतों को हड़पने का प्रयास कर रही थी, कोशिश उनकी जारी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे कि उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। अब नेतृत्व उन्होंने किया था कि हम अब क्या करेंगे कि और जितनी भी रियासत विद्यमान हैं, उपस्थित हैं भारत में, हम उनको अपनी सर्वोच्चता दिखाएंगे कि हम आपसे ऊपर हैं। ठीक है, आपके ऊपर फैसला लेने का अधिकार अब हमारा है। ठीक है, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। ठीक है, यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही कि अब जो अंग्रेजों ने नीति बनाई दूसरे राज्यों के प्रति, उन नीतियों के अंदर यह सोच झलकती थी। ठीक है, कि हम आपसे सर्वोच्च हैं, हम आपसे ऊपर हैं, आपके ऊपर अगर कोई फैसला लेना है तो उस फैसले को लेने का अधिकार हमारा है। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। ठीक है, कि वो ये नहीं था कि उनको कोई रोकने वाला नहीं था, रोकने वाले भी थे। ठीक है, उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर एक जगह है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक राज्य आपको पता होना चाहिए इंडिया के मैप में कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको पता करना है। तो वहाँ का एक छोटा सा क्षेत्र कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। ठीक है, वहाँ का जो छोटा सा राज्य था, रियासत थी कित्तूर, वहाँ उसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की जो रानी थी चेन्नम्मा, ठीक है, उन्होंने हथियार उठा लिए और जंग का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अब जैसे ही 1829 में जेल में चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात जो आंदोलन है उसकी बागडोर किसने संभाल ली? चौकीदार रायन्ना ने, जो कि कहाँ से थे? संगोली एक जगह है कित्तूर में ही। ठीक है, वहाँ एक गरीब चौकीदार थे रायन्ना, उन्होंने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, चौतरफा समर्थन मतलब कि अब उसके इर्द गिर्द की जितनी रियासतें थी, लोग थे उसके रियासत के, वो उनको समर्थन देने लगे। ठीक है, अब उनकी समर्थन और सहायता से उन्होंने क्या किया? बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई और दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, कि उस टाइम तक जो रूस है उसने भी क्या करना शुरू कर दिया था? अपना प्रभाव विश्व भर के देशों के ऊपर जमाना शुरू कर दिया था। अब जो ये इंग्लिश कंपनी थी वो डर गई थी कहीं तो उत्तर भारत में भी इसका प्रभाव यानी कि रूस का प्रभाव बढ़ ना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत की पर भी अपने नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मैंने आपको बताया कि पीछे जो क्लास थी, हमारी वीडियो क्लास थी, उसमें बताया कि विंध्य श्रृंखला से दक्षिण का सारा क्षेत्र अब किसके अधीन हो गया था? अंग्रेजों के अधीन। अब उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है, वो रह गया था। अब अंग्रेज
उस हिस्से पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, मैं आपको एक मैप के माध्यम से बता देता हूं कि कौन से क्षेत्र थे जिनके ऊपर अपना आधिपत्य अंग्रेज स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, इस मैप में देखिए ये जो कलर्ड आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, एरिया दिखाई दे रहा है, ये उत्तर पश्चिम भारत, आज ये क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन है। ठीक है, बलोच, सिंध, ठीक है, और कुछ जो सिख किंगडम था, सिख साम्राज्य था, उसका कुछ हिस्सा अब पाकिस्तान के अधीन है, लेकिन उस समय तक ये कंप्लीट भारत का ही एक भाग था। ठीक है, अब जो अंग्रेजी कंपनी थी वो इस हिस्से पर कब्जा करना चाहती थी। ठीक है, सिंध यहाँ गुजरात के साथ में लगता हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में पाकिस्तान के अधीन है। ठीक है, अब आगे लेसन रीड करते हैं। और सिख साम्राज्य उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था? जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, ये पूरा का कंप्लीट सिख किंगडम था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और कुछ भाग हरियाणा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे है, उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। यानी कि 1838 से 42 तक आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन का मतलब है कि उन्होंने वो अफगान के साथ लड़ाई जीती, और अप्रत्यक्ष कंपनी मतलब कि अब वहाँ पर कोई कठपुतली राजा बैठा दिया गया और उसको जो ये काम देते थे वो राजा वही परफॉर्म करता था, वही कार्य करता था। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं, वो खुद राजगद्दी पर नहीं बैठे वहाँ पर। ठीक है, शासन अपने हाथों में नहीं लिया, अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर शासन स्थापित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। ठीक है, सिंध मैंने आपको दर्शाया था मैप में। ठीक है, कि 1843 में सिंध क्षेत्र पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। ठीक है, यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। ठीक है, कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक कंपनी के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध बोलते हैं। ठीक है, 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। अब रणजीत सिंह जो महाराजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद वहाँ पर कोई लायक राजा नहीं बचा था। ठीक है, और उस परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। अब नेक्स्ट है विलय नीति। ठीक है, आगे है, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। ठीक है, जो शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का वो था 1848 से 1856, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे ठीक 1 वर्ष पहले तक। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ठीक है, एक नीति बनाई और उस नीति का नाम रखा गया विलय नीति। ठीक है, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, और ये क्या सोचते थे कि ये सर्वोच्च हैं और ये खुद ही दूसरे राज्यों, दूसरे रियासतों के नियम निर्धारित करेंगे। ठीक है, ये जो सोच थी इस विलय नीति के अंदर साफ झलकती थी। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, यानी कि एक के बाद एक रियासतें, ठीक है, उनको अंग्रेजों ने हड़प कर लिया। वो रियासतें कौन कौन सी थी? 17 ये रियासत महाराष्ट्र में थी। ठीक है, आपको एक मैप के माध्यम से दर्शा देते हैं कि 17 कहाँ पर थी। इस मैप में देखिए ये आज के दिन महाराष्ट्र राज्य है हमारा और इस राज्य के अंदर एक छोटी सी रियासत 17। ठीक है, आपको इसकी लोकेशन का पता लग गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और कौन सी रियासत थी जिनको अंग्रेजों ने हड़प कर लिया? वो थी संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी
चमन आपको अब इन रियासतों की मैप के अंदर लोकेशन भी दर्शा देते हैं। ठीक है, ये है आपकी संबलपुर रियासत। ठीक है, उड़ीसा में, भारत में कहाँ पर, उड़ीसा, और उड़ीसा के मैप में ये जो रेड से शो कर रखा है, रेड कलर से, ये आपकी संबलपुर रियासत थी। ठीक है, आगे है उदयपुर। उदयपुर आपको ये जो नीला कलर है इसके अंदर आपको दिखाई देगी एरो के अंदर। ठीक है, ये उदयपुर रियासत थी जो कि मेवाड़ का हिस्सा थी। ठीक है, मेवाड़ में कौन से रियासतें आ रही थी उस टाइम पर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ठीक है, और उदयपुर भी। ठीक है, आगे है नागपुर है। यहाँ आप एरो की तरफ देखिए, ये भारत का मानचित्र है और इसमें ये नागपुर रियासत है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के अंदर आती है, अब प्रेजेंट में महाराष्ट्र के अंदर आती है। ठीक है, अब रियासतें वैसे तो ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन महाराष्ट्र में थी ये रियासत। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर नागपुर शहर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि यहाँ का जो नवाब है वो जनता के ऊपर अत्याचार करता है और जनता को उसके अत्याचार से मुक्त करवाने के लिए वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ठीक है, ये उन्होंने तर्क दिया। अपने प्रिय नवाब को इस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 की महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, जिस समय तक अवध को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था उस समय तक 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और ये देख के कि उनके जो नवाब हैं वो इतने अच्छे शासक हैं फिर भी उनको हटा दिया गया, लोगों ने जमकर 1857 की जो क्रांति है उसके अंदर हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ठीक है, एक बार आपको मैप के माध्यम से दर्शा देते हैं कि अवध की अवस्थिति क्या थी। ये भारत का मानचित्र है। भारत में अवध का जो प्रदेश था वो आप तीर की तरफ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी अवस्थिति क्या थी। ये जो ब्राउन कलर में है, लाइट ब्राउन कलर में, ये क्या है, अवध प्रदेश है जो कि आज के दिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ का जो राज्य था, रियासत थी, वो किसके द्वारा हड़प ली गई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा हड़प ली गई थी। अब आपको इसकी अवस्थिति का पता लग गया होगा, इससे ज्ञान हो गया होगा। अब हम लेसन को आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नए शासन की स्थापना। ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है, जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने कंपनी को फैलाने में काफ़ी अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, इनका हर एक का अपना गवर्नर था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल होता था वो इन तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे उनसे ऊपर होता था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हैं। आगे पढ़ते हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक होगी फौजदारी अदालत और दूसरी होगी दीवानी अदालत। अब इनमें फ़र्क क्या था, अंतर क्या था? दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ठीक है, कि जो दीवानी अदालत होती थी वहाँ पर जो कलेक्टर होते थे वो कौन होते थे? यूरोपीय, यानी कि खुद अंग्रेज।
मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, क्योंकि तब तक कोई फिक्स कानून नहीं था हमारे देश का। ठीक है, मुसलमानों के लिए मौलवी कानून तय करते थे और हिंदुओं के लिए पंडित। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब जो फौजदारी अदालत थी वो किसके अंडर में काम करती थी? काजी और मुफ्ती के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन उनको भी अपना काम का ब्यौरा किसको देना होता था? कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। अब जो धर्मशास्त्र था कि क्या नियम, धर्मशास्त्र क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, ठीक है, तो जो पंडित थे, ब्राह्मण पंडित थे, वो उन कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे अपने हिसाब से ही, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं था उस टाइम तक, कानून फिक्स नहीं थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया कि 11 पंडितों की एक टीम बनाई गई और उनको बोला गया कि आप भारतीय जो कानून है उनका संकलन तैयार कीजिए। ठीक है, अपने ये नहीं कि एक ही कानून का आप अलग अलग व्याख्या करो और अलग अलग व्याख्या से उसके जो न्याय का जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता था कि एक केस में आपने बोल दिया कि ये इसका व्याख्यान इस प्रकार है और दूसरे केस में उसी बात का व्याख्यान आपने दूसरी तरह से प्रस्तुत कर दिया तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इसलिए 11 पंडितों को ये काम सौंपा गया कि आप एक संकलन तैयार कीजिए भारतीय कानूनों का। NB हॉलैंड इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो संकलन तैयार किया 11 पंडितों ने, उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? हॉल हेड ने किया था। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। पहले जो पंडितों ने किसका भारतीय कानूनों का संकलन किया और ये सिर्फ किसके लिए था? हिंदुओं के लिए था। बाद में मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता में तैयार कर लिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। आगे पढ़ते हैं। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है, कलेक्टर मीन्स इकट्ठा करने वाला, और क्या इकट्ठा करता था? वो कर। अब हम आगे पढ़ते हैं। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। यानी कि जो पुराने सत्ता के केंद्र होते थे वो अब खत्म हो गए। अब जो नया केंद्र था वो था कलेक्ट्रेट, जहां पर कलेक्टर बैठता था। आगे हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी की फौज। कि समय के साथ साथ जो कंपनी की फौज थी उसके अंदर क्या बदलाव आता गया, ये इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। कि उन्होंने शासन में सुधार तो किए, नए विचार डाले अपने शासन के अंदर, लेकिन जो उसकी असली सत्ता थी वो सैनिक ताकत में थी, क्योंकि वो सैनिक बल पर ही एक से दूसरी रियासत को कब्जा कर रहे थे। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, क्योंकि उससे पहले जो यानी कि अंग्रेज़ों से पहले जो शासन में थे वो थे मुगल, और जो मुगलों की सेना थी वो कैसी थी? घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। कि जो जिस समय तक मुगल फौज थी वहाँ पर क्या किसका दबदबा रहता था? घुड़सवारों का, जो घुड़सवार सेना होती थी, और जो पैदल सेना थी उसकी ज़रूरत कम महसूस होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। अब जो गांव के इलाके थे वहाँ पर लड़ाके बहुत थे, जो किसानी भी करते थे यानी कि खेती भी करते थे, और कभी कभी किराए पर सैनिक का काम भी करते थे। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। जैसे मैंने अभी बताया कि वो क्या करते थे?
किराए या फिर भाड़े के सिपाही का भी काम करते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। अब जो अवध और बनारस जैसी रियासतें थी उसमें जो किसान थे उनको भर्ती किया जाने लगा सेना के अंदर, अंग्रेजों की सेना के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे, ठीक है, और सिपाही का मतलब हिंदी में क्या होता है, भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, ठीक है। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना ने घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मास्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। पहले मुगलों के समय पैदल टुकड़ी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया फौज की सूरत के अंदर भी बदलाव आता गया और अब पैदल टुकड़ी थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी घुड़सवारों के कंपैरिजन में। आगे पढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे कि वो उनके ऊपर अपने नियम और अपने कानून थोप देते थे और इससे जो वहाँ पर जो स्थानीय जाति थी या फिर समुदाय था उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। वो भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? अंग्रेज चाहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर सिपाही बन के रहें और कुछ भी ना हो। ये अपने जो जाति और जो धार्मिक भावना थी वो उनको बदल दें, छोड़ दें, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। यह विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। आगे जो लेसन आएगा आप 5 लेसन में पढ़ोगे कि कैसे कैसे जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया और किन बातों पर वो असहमत थे अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों ने उनकी किस बात को, किस धार्मिक भावना को नज़रअंदाज किया। आगे है निष्कर्ष कि निष्कर्ष क्या निकलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में ये नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई कि तकनीक जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे ये एक औपनिवेशिक शक्ति बनती गई, क्योंकि इनके पास तकनीक थी और तकनीक जिस देश के पास उस समय पर थी वो देश उतना ही शक्तिशाली था, क्योंकि उस समय तक औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी थी। अब पहले कितना समय लगता था? 6 से 8 माह। और लेकिन जो भाप से चलने वाले जहाज़ थे, जिनके अंदर भाप से चलने वाले इंजन होते थे, उन्होंने यह यात्रा सिर्फ 3 हफ्तों में समेट दी थी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज चाहते थे कि वो भारत में जाएं और वहाँ पर पैसा कमाएं, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ वो जो यात्रा थी इतनी लंबी नहीं रह गई थी, तकनीक अच्छी आ गई थी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था कि जो 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन हो गया था, लेकिन कुछ और भी जो शेष भूभाग था उस पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। मतलब कि वहाँ पर उन्होंने उन दूसरी रियासतों पर
अप्रत्यक्ष यानी कि अपने कठपुतली राजाओं को, नवाबों को बैठा रखा था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आगे इस लेसन में इसका अभ्यास है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और एक बार इस पूरे लेसन का कंप्लीट ओवरव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।